तो देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी कि जो स्ट्रेंथ है दैट लाइज इन द यूनिटी। ब्रिटिश पीरियड कॉलोनियल टाइम पर क्या हुआ, काफी सारे लोगों को लेबर बना करके इंडिया से श्रीलंका या कैरिबियन कंट्रीज के अंदर ले जाया गया, और ऐसे ही तमिलनाडु के कुछ इलाकों से भी लोगों को लेबर बना करके श्रीलंका ले जाया गया। तो ये जो इंडियन तमिल्स हैं, ये वही लोग हैं जिनके फोर फादर्स को, जिनके एंसेस्टर्स को लेबर बना करके अंग्रेज यहां श्रीलंका। सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट। सो बच्चा बाडी, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। दो कंट्रीज की बात करेंगे, जिसमें एक है यूरोपियन कंट्री बेल्जियम और दूसरी है साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका। दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने यहां पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करा, और पावर शेयरिंग कितना जरूरी है एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे सबसे पहले द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ये समझेंगे, और लास्ट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक, दैट इज द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका से। जब बात आती है यहां पर बेल्जियम की, तो यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा देश है बेल्जियम। अगर साइज की बात करें तो हरियाणा से भी छोटा। बेल्जियम के अगर आप बॉर्डर्स पर नजर डालें तो नॉर्थ में आपको नीदरलैंड्स देखने को मिलता है, ईस्टर्न साइड पर आपको जर्मनी देखने को मिलता है, साउथ की तरफ आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलता है, और वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो फ्रांस आपको देखने को मिलता है। यानी कि फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से बेल्जियम अपने बॉर्डर शेयर करता है। बहुत छोटा सा देश है। बेल्जियम की कैपिटल हो जाती है ब्रुसेल्स। सो ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम बच्चा। अब देखिए क्या है कि बेल्जियम के अंदर अगर हम एथनिक कंपोजिशन को समझें कि भैया बेल्जियम में कौन कौन रहता है, सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेल्जियम के अंदर फ्लैमिश रीजन में, यानी कि जो ये नॉर्दर्न रीजन है, यहां पर आपको डच स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। सो बेल्जियम में 59% जो है हमारे कौन है, डच स्पीकर्स हैं। उसके बाद वलोनिया जो सदर्न रीजन है बेल्जियम का, वहां पर आपको 40% फ्रेंच स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दैट इज डच। बेल्जियम के अंदर डच जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 59% के साथ, और फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो दूसरे नंबर पर आती है 40% के साथ। अब लास्ट में अगर आप देखो तो 1% इधर वाले एरिया के अंदर यहां पर आपको जो है जर्मन स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ 1% है पॉपुलेशन का। तो जब डच स्पीकर्स को हम देखें तो ये देश में मेजॉरिटी तो है, बट दे आर पुअर, गरीब हैं, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेस कंपेयर टू द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल जो 40% है वो रिच हैं, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है कंपेयर टू डच, और जर्मन स्पीकर्स तो हैं ही 1%। सो कुल मिलाकर के यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि विच कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम। तो आपका आंसर होगा डच। डच जो है वो बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में है। कौन से एरिया में रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंच स्पीकर्स की, जो 40% है नंबर में, ये वलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं। अब देखिए, जब बात आती है बेल्जियम की, तो बेल्जियम के अंदर हमें काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिले।
1950s से लेकर के 1960s के बीच देयर वर डिस्प्यूट्स, देयर वर टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग पीपल एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और ये जो टेंशंस है दोनों कम्युनिटीज के बीच, वो ब्रूजल्स जो कि इनकी कैपिटल सिटी थी वहां पर ज्यादा थी। ब्रूजल्स में क्यों ज्यादा थी बच्चा? क्योंकि ब्रूजल्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रूजल्स के अंदर जो है डच स्पीकिंग पीपल जो पूरे देश में मेजॉरिटी में थे 59%, वो कैपिटल सिटी के अंदर आकर के माइनॉरिटी में हो जाते हैं। यानी कि अगर हम ब्रूजल्स के बारे में देखें, ब्रूजल्स के बारे में अगर हम समझें तो ब्रूजल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो कैपिटल सिटी है वहां पर फ्रेंच स्पीकर जो हैं वो कितने हो गए, वो हो गए 80%, 80%। और डच स्पीकिंग पीपल जो देश के अंदर मेजॉरिटी में है 59% के साथ, वो ब्रूजल्स कैपिटल सिटी में हो गए मात्र 20%। तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिली। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच पीपल, तो फ्रांस जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो भले ही नंबर में कम हो बट रिसोर्सेस, पैसों के मामले में ज्यादा पावरफुल हैं। दे हैव मोर रिसोर्सेस कंपेयर टू द डच पीपल। और यही चीज डच स्पीकिंग पीपल को परेशान करती थी कि भैया देश में तो हम हैं नंबर 1, नंबर हमारा ज्यादा है बट रिसोर्सेज अपने पास कम है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें कहां देखने को मिली? बेल्जियम के अंदर देखने को मिली, जहां पर डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशंस क्रिएट हुए 1950s से लेकर के 1960s। अब ये तो हो गई यूरोप की कंट्री बेल्जियम की बात। अब अपने पड़ोसी के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं कि जो हमारा पड़ोसी था वहां पर क्या हुआ। तो देखिए, जब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका आपको सबको पता है कि दिस इज इंडिया, और तमिलनाडु के बिल्कुल ठीक साथ लगता हुआ श्रीलंका आपको यहां पर देखने को मिलता है। श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन था वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये अगर आप श्रीलंका का मैप देखो तो इससे आपको समझ आएगा कि कौन सी कम्युनिटी कौन से एरिया में रहती थी। तो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा लोग थे वो कौन थे? वो थे सिन्हलीज। सिन्हलीज जो हैं वो कहीं ना कहीं 74% थे नंबर में। तो टोटल पॉपुलेशन जो श्रीलंका की है दैट इज 2 करोड़, 2 करोड़ के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन थी। और सबसे ज्यादा 74% जो थे वो थे सिन्हला भाषा बोलने वाले सिन्हलीज। दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल स्पीकर्स जो कि है 18%, 18%। सो तमिल स्पीकर्स वर 18% बच्चा। और इसके बाद आते हैं यहां पर हमारे क्रिश्चियंस या कहें इंडियन तमिल्स, जो कि तमिल स्पीकर्स को आपस में बांट देते हैं। तो तमिल स्पीकर्स का अगर हम ब्रेकअप करें तो श्रीलंकन तमिल्स यहां पर हो जाते हैं 13% और इंडियन तमिल्स यहां पर हो जाते हैं 5%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडियन तमिल कौन हो गए भैया? ये क्या इंडियंस तमिलनाडु में, तमिलनाडु वाले इंडियंस जाकर के श्रीलंका में रहे? तो जवाब आता है हाँ। ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल टाइम पर क्या हुआ, काफी सारे लोगों को लेबर बना करके इंडिया से श्रीलंका या कैरिबियन कंट्रीज के अंदर ले जाया गया। और ऐसे ही तमिलनाडु के कुछ इलाकों से भी लोगों को लेबर बना करके श्रीलंका ले जाया गया। तो ये जो इंडियन तमिल्स हैं ये वही लोग हैं जिनके फोर फादर्स को, जिनके एंसेस्टर्स को लेबर बना करके अंग्रेज यहां श्रीलंका में लाए थे। तो श्रीलंका के अंदर टोटल 2 करोड़ लोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है सिन्हला पीपल 74%, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल स्पीकर्स जो कि 18% है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे आर हिंदूज एंड इंडियन तमिल्स आर ऑल्सो हिंदूज। और फिर 7% के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इसमें दोनों तमिल और सिन्हला शामिल है। तो ये हो गया श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, जो कि बेल्जियम से भी ज्यादा यहां पर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस मैप में देखो तो हियर यू कैन सिंपली सी कि जो ग्रीन वाला एरिया है यहां पर ज्यादातर कौन है? सिन्हलीज। ऑरेंज वाले एरियाज के अंदर आपको श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं, और येलो वाला जो रीजन है वहां पर इंडियन तमिल्स हैं और बाकी के अदर्स। अब देखिए होता क्या है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है,
इंडिया 1947 में आजाद हुआ और अगले ही साल 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एमर्ज होता हुआ हमें यहां पर देखने को मिला। सो दिस ईयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आजाद हुआ तो श्रीलंका के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई जो लोग नंबर में ज्यादा थे, सिन्हला कम्युनिटी, जाहिर सी बात है सरकार के अंदर भी उन्हीं का डोमिनेंस होगा। तो सिन्हला पीपल भी वर लाइक सरकार था साडी अपनिया, है ना। तो जब हम बात करते हैं सिन्हला कम्युनिटी की, तो गवर्नमेंट के अंदर जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है वो किसका था? वो सिन्हला लोगों का था। क्यों? क्योंकि नंबर में ये लोग ज्यादा थे। और वहीं इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने एक पॉलिसी फॉलो करी जिसका नाम था मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि द पीपल हु आर मोर इन नंबर दे आर राइट। जो लोग नंबर में ज्यादा हैं उन्हीं की चलेगी और जो नंबर में कम है उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हुई, श्रीलंका के अंदर कहां टेंशन्स हमें देखने को मिले? तो देखिए क्या होता है कि 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया और इस 1956 के एक्ट ने क्या करा? श्रीलंका के अंदर सिन्हला को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो कह दिया गया कि भैया श्रीलंका में जो भाषा चलेगी ऑफिशियली वो चलेगी सिन्हला। और वहीं जो गवर्नमेंट थी, वहां की सरकार थी, उसने क्या करा? उन्होंने जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस थे, सरकारी नौकरियां थी, वहां पर क्या हुआ? सिन्हला लोगों को, सिन्हला एप्लीकेंट्स को ही फेवर करा। तो भैया तमिल लोगों के साथ गलत हो रहा था, तमिल स्पीकिंग लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा था। और मजे की बात यहां भी नहीं रुके, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने नया बनाया आजादी के बाद, उसमें कह दिया कि हम तो भैया बुद्धिज्म को, जो हमारा धर्म है, जो सिन्हला लोग मानते थे, फॉलो करते थे, कहा कि हम तो उसी बुद्धिज्म को आगे लेकर के जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सिन्हला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी पोजीशंस के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिन्हला एप्लीकेंट्स को ही फेवर करा गया कि भैया अच्छा आप सिन्हला भाषा बोलते हैं तो आइए, ये रही सरकारी नौकरी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें कह दिया कि हम बुद्धिज्म को ही आगे लेकर के चलेंगे, बुद्धिज्म को ही फॉस्टर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्टेट रिलीजन के तौर पर। तो ये तो बहुत गलत था। यहां पर अगर हम देखें सो दिस वाज समथिंग वेरी रॉन्ग। और हुआ क्या? इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका रिएक्शन हमें तमिल लोगों में देखने को मिला। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो बेचारे गुस्से में आ गए, दे गॉट एंग्री कि भैया ये क्या मजाक है, देश तो हमारा भी है, श्रीलंका देश तो हमारा भी है ना, तो हमरे साथ ये नाइंसाफी क्यों भैया, हमरे साथ ये गलती क्यों? तो श्रीलंका के जो लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, स्पेशली तमिल स्पीकर्स को, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था बच्चा। तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने कहा कि ये जो सिन्हला लीडर्स हैं ये हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसी बात कह दी। और जो सच भी था कहीं ना कहीं अगर हम देखें, नहीं दे रहे थे इंपॉर्टेंस, नहीं साथ लेकर के चल रहे थे। तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट वेरी बैड। इन लोगों ने कहा कि हमें आप इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हो, आप हमारे को सरकारी नौकरियों में, अपॉर्चुनिटीज के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीज है। सो श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड। श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगा कि हमें अलग थलग करा जा रहा है हमारे ही देश में। अब खुद सोचो ना, अगर मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, आप दो भाई हो या दो सिबलिंग्स हो। अब क्या होता है कि आपके पेरेंट एक बच्चे को ज्यादा साथ लेकर के चलते हैं, उससे ज्यादा पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा क्या खाओगे, वो कह रहा है पापा मैगी खाने का मन हो रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा, तो आपको बुरा लगेगा ना कि यार ये क्या है। तो यहां पर श्रीलंकन तमिल्स को वैसा ही लग रहा था कि भैया हमारी भी तो भाषा है, हमारा भी तो रिलीजन है, अपनी भी तो कोई इज्जत है, हमसे भी तो कुछ पूछ लो, हमें भी तो सरकारी नौकरी चाहिए,
हमें भी तो लाल बत्ती चाहिए गाड़ी पर। तो श्रीलंकन तमिल्स के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। और यहां पर हम देखेंगे कि जो इस श्रीलंकन तमिल्स थे, इनके मन में एक रिजेक्शन का भाव आ गया, एलियनेशन का भाव हो गया। एलियनेशन का मतलब कि हमें अलग करके चला जा रहा है, हमें अपने देश में इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चा? उसका रिजल्ट यह हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। उन्होंने कहा कि तमिल को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक स्ट्रगल इन्होंने शुरू करा। साथ ही साथ यहां पर हम क्या देखते हैं, श्रीलंकन तमिल्स ने रीजनल ऑटोनॉमी की बात करी। इन्होंने कहा कि हमें जिन एरियाज में हम रहते हैं वहां पर वी वांट सेपरेट तमिल इल्लम, सेपरेट तमिल इल्लम की बात इन्होंने करी। और इनका जो लीडर थे वो कौन थे? वो थे प्रभाकरण। सो जिन एरियाज के अंदर, ये अगर आप एरिया देखें, इन एरियाज के अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नंबर में ज्यादा थे। तो इन्होंने सेपरेट तमिल इल्लम की बात करी। इल्लम का मतलब होता है स्टेट। इल्लम का मतलब क्या होता है बच्चा? इल्लम का मतलब होता है स्टेट। तो इन्होंने कहा कि हमें तो अपना एक एरिया दे दो, अपनी पावर्स हम वहां पर एक्सरसाइज करेंगे, तमिल को अपनी भाषा बना करके चलेंगे, एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर हम अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। और ये भाई साहब प्रभाकरण इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। एक आर्म्ड फोर्सेस टाइप ऑफ एक रिबेलियन ग्रुप इन्होंने खड़ा करा जिसका नाम था लिट्टे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें यहां पर देखने को मिली। यानी कि श्रीलंका के अंदर लोगों के मन में एक ऐसा भाव आने लगा, एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये देश हमें अपना मानता ही नहीं है। अच्छा देखो, दो पड़ोसियों की बात अगर हम यहां पर करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, शुरुआत से ही अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से लेकर के सरकार बनाने तक वी ट्रीटेड एवरीवन इक्वल। सेक्युलरिज्म से इक्वल अपॉर्चुनिटीज तक हमने सबको इक्वली लेकर के चलने का काम करा। तो भैया पड़ोसी से ही सीख लेते श्रीलंका वाले कुछ, बट नहीं सीखना। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें होती हुई देखने को मिली। श्रीलंका के अंदर 1980 से लेकर के 2009 तक एक सिविल वॉर वहां पर चला। और इस सिविल वॉर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें कई हजार लोग मारे गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, दूसरी कंट्रीज में जाकर के वो रेफ्यूजी बन गए, शरण लेनी पड़ी। भारत में भी कई लोग आए। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप इन पिक्चर्स को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा बुरा इस देश के अंदर हुआ। लोगों का रोजगार चला गया, लाइवलीहुड, लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि भैया जिस देश के अंदर अशांति होगी, सिविल वॉर होगा, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ेंगी, वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। तो 2009 के अंदर आकर के ये सिविल वॉर एंड आपको होता हुआ देखने को मिलता है। बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स बनी रही। आज भी अगर आप देखो तो अभी आपने लगभग 1.5-2 साल पहले देखा श्रीलंका के अंदर कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। अगर आपने न्यूज फॉलो करी होगी तो आपने देखा होगा कि श्रीलंका वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। इंडिया ने मदद करी, हमने उनको संभाला एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते। तो वो जो प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हो कि रीजन है, वो ये एथनिक टेंशन्स हैं। ये सिविल वॉर है जो 2009 में खत्म हुआ। बेटा इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हड्डी एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाती है, बट फिर भी वो बात नहीं आती। तो यहां पर वही हो रहा था। श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम थी। अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें बेल्जियम की, कि जो बेल्जियम था उसने क्या करा, तो बेल्जियम समझदार था। बेल्जियम ने एकोमोडेशन मॉडल फॉलो करा। कैसे? तो देखिए
बेल्जियम के लीडर्स ये चीज समझ गए थे कि हमारे देश के अंदर रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, और वो समझ चुके थे कि भैया सबको साथ लेकर के चलना जरूरी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो यहां पर हम जब बात करते हैं बेल्जियम के लीडर्स की, सो दे अंडरस्टूड कि भैया अगर कुछ ना करा तो देर हो जाएगी और फिर रोना पड़ेगा बैठ के कि हाय मोरी मैया ये क्या हो गया। सो 1970 से लेकर के 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, 4 बार अमेंड करा, 4 टाइम्स। और इन 4 टाइम्स के थ्रू अमेंडमेंट्स जो लाए गए, उसने बेल्जियम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करा। तो क्या हुआ एकोमोडेशन मॉडल के अंदर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि बेल्जियन मॉडल ने क्या किया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, देखो देश में हमने क्या पढ़ा था कि बेल्जियम के अंदर, देश में डच स्पीकिंग पीपल वर इन मेजॉरिटी 59%, एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर 40% इन नंबर। तो इन्होंने क्या करा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, केंद्रीय सरकार होगी, वहां पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, ताकि सबको लगे इक्वालिटी है। सो दे बेसिकली ट्रीटेड डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल इन द गवर्नमेंट, कि भैया इक्वल रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है तुम 59% हो, तुम 40% हो, नो वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी वांट इक्वालिटी। तो केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दूसरे नंबर पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वहां पर क्या करा गया, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर ट्रांसफर करी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, और अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। पहले क्या थी, सबऑर्डिनेट थी, अब कहा कि भैया सबऑर्डिनेट नहीं हो आप, बराबर रहोगे। सो स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स यहां पर हमें ट्रांसफर करते हुए देखने को मिला। साथ ही साथ जो कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स थी, वहां पर क्या करा गया, ब्रूसेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इन मेजॉरिटी 80% एंड डच स्पीकिंग पीपल वर इन माइनॉरिटी 20%। तो ब्रूसेल्स के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ब्रूसेल्स की गवर्नमेंट हो, कैपिटल सिटी की, दोनों जगह क्या होगा, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स। वाह जी वाह, क्या बात है। और लास्ट में एक और काम करा, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि कह दिया कि भैया देखो, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, जर्मन स्पीकिंग पीपल, तुम्हारे जो कम्युनिटी लेवल के कलेश है ना, वो अपने आप निपटो। सो दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट played a very important role in solving the cultural problems or linguistic problems. तो कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई कि भैया ये कलेश अपने आप देखो, हमारे को मत लाओ। सो बेल्जियम ने 4 अमेंडमेंट्स करे और ये चीजें करी। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रख दिया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी। साथ ही साथ ब्रूसेल्स के अंदर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रखा गया, और लास्ट में कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई, जो कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल इश्यूज का ध्यान देगी। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई बेल्जियम के अंदर देखने को मिली। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, जो एक सिविक स्ट्राइफ था, यानी कि जो लोगों के अंदर टेंशन्स बन रही थी, उनको सॉल्व करा, तो जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया तो बेल्जियम को यहां पर चुना गया, तब बेल्जियम को यहां पर चुना गया। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहां हैं, तो आंसर आएगा बेल्जियम, ब्रूसेल्स। तो ये एक अपडेट है। तो देखिए, हमने 2 कहानियां पढ़ी। हमने सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ा और फिर श्रीलंका को देखा। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझने को मिलता है? व्हाट्स द कंक्लूजन? कंक्लूजन यहां पर यह है भैया कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना डोमिनेंस फोर्सफुली दिखाएगी और रिफ्यूज करेगी पावर शेयरिंग करने से, तो उससे क्या होगा,
देश की जो यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी कहे कि भैया वी आर राइट, तुम गलत, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे, सरकार तो साडी अपनी आ, तो प्रॉब्लम, देश खतरे में है ना। तो बेल्जियम वाले समझदार निकले, वो इस चीज को समझ गए, कल्चरल डिफरेंसेस को, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को समझ गए, उसको उन्होंने एक रिस्पेक्ट दिया। तो उसका रिजल्ट हमने क्या देखने को मिला? पीस, हार्मनी, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उसको बनाया गया, शांति से लोग रह रहे हैं। और वहीं हमने सिविल वॉर देखा श्रीलंका के अंदर, जहां पर सिन्हला कम्युनिटी ने पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तमिल्स को इक्वली ट्रीट नहीं करा। तो देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी कि जो स्ट्रेंथ है दैट लाइज इन द यूनिटी, सो स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी बचा। आप आज देखते हो कि सोशल मीडिया पर भी ये काफी ज्यादा चीजें चलती रहती है। सोशल मीडिया पे भी जिसका जो मन करा उसने उसको वो लिख दिया, गलत है। सॉरी टू से, बट मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं एक दूसरे को, तो दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। यू आर सम हाउ हेल्पिंग आवर एनिमी कंट्रीज। वो यही चाहता है, पाकिस्तान यही चाहता है, चाइना यही चाहता है कि भारत के लोग आपस में कमजोर हो जाएं, और हमें वो नहीं होना भाई। वी डोंट वांट दैट। सो उनके उस प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनो। सोशल मीडिया पर कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, या कोई भी कमेंट आप पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नो वो बंदा बैठा कहां है जो कमेंट कर रहा है। उसका नाम भले ही कुछ हो, बट वो असली में कौन है। तो खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सो पावर शेयरिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और अगर हम एक दूसरे के कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देना सीख गए, समझ गए, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमने बेल्जियम के केस में देखा, और देखा कि कैसे श्रीलंका ने वो गलती करी और सिविल वॉर उसको झेलना पड़ा, और आज तक दुखी है, आज तक परेशान है। सो ये था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था, बेल्जियम एंड द केस ऑफ श्रीलंका, वो हो गया है फिनिश, कंप्लीट। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, डिजायरेबल क्यों है। तो यहां पर आपको दो रीजंस देखने को मिलते हैं पावर शेयरिंग के, जिसमें पहला रीजन आ जाता है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चे यहां पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बात करते हैं प्रूडेंशियल की। तो ये जो प्रूडेंशियल है ना, ये आया है प्रूडेंस वर्ड से। किस वर्ड से? प्रूडेंस वर्ड से, जिसका मतलब है केयरफुल एग्जामिनेशन। यानी कि पावर शेयरिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा हम पावर शेयरिंग करेंगे उसके उतने ज्यादा बेटर आउटकम्स आएंगे। कैसे? पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की जो एक पॉसिबिलिटी है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग कास्ट में, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। बेल्जियम में हमने देखा कि कैसे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करके जो एक टेंशन वाला माहौल था फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल के अंदर, उसको सॉल्व कर दिया। श्रीलंका ने नहीं करा तो भैया कलेश, सिविल वॉर। वहीं दूसरी तरफ जो पावर शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर भी स्टेबिलिटी लाता है। यानी कि देश में जो सरकार रहेगी, देश का जो माहौल रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। तो हमने बेल्जियम में देखा दैट वहां पर प्रॉस्पेरिटी आई। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ, और उस सिविल वॉर ने श्रीलंका की इकोनॉमी को, श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका के लोगों को परेशान कर दिया। साथ ही साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि ये अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अत्याचार करेगी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, तो उसका खामियाजा, उसका रिजल्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि श्रीलंका में अगर सिविल वॉर हुआ तो भैया सिर्फ तमिलियंस को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, नहीं जी, सिन्हलीज को भी उतनी ही प्रॉब्लम हुई, उतनी ही दिक्कत हुई।
अगर पेट्रोल वहां पर अभी नहीं मिल रहा था, अगर लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, तो इट वॉज फॉर बोथ द कम्युनिटीज, दोनों के लिए ऐसा था। सो जब भी प्रूडेंशियल रीजंस की बात आती है, तो ये पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें दिखाते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है। वहीं ऑन दी अदर हैंड, अगर हम मॉरल रीजंस को समझने की कोशिश करें, अगर हम बात करें मॉरल रीजंस की कि भैया पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो देखिए सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है भैया, लोगों की सरकार है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पावर शेयरिंग इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल हियर। अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कहां होगी? एंड when it comes to democracy, so power sharing is the very spirit of democracy. डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी के अंदर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो टाटा बाय बाय, फिनिश। सोचो, विचार करो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? शुरुआत ही कहां से हो रही है कि दैट वी पीपल आर इलेक्टिंग आवर लीडर्स, वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हम लोग अपने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं। सो पावर शेयरिंग की शुरुआत ही यहां से हो रही है। सो कहीं ना कहीं जब बात आती है पावर शेयरिंग की, तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है पावर शेयरिंग। इफ वी वांट आवर कंट्री टू बी politically stable, if we want our country to prosper, so we need power sharing for that. Power sharing is something very important. We need to address the cultural differences. तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, वो हमने यहां पर फिलहाल समझा, मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस की बात करी। बट पावर शेयरिंग करना कैसे है? तो देखो, बेल्जियम और श्रीलंका का केस समझ लिया, देख लिया, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस देख लिए, और लास्ट में अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, कि भैया पावर शेयरिंग करना कैसे है। तो देखिए, जब बात आती है डेमोक्रेटिक कंट्री की, when we talk about a democratic nation, so what democracy is? Democracy is where people are electing their leaders. डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहां पर लोग अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को चुन रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, जहां लोगों के पास पावर है अपने नेता को चुनने की। एंड दैट लीडर इज अकाउंटेबल, वो नेता जवाबदेह है लोगों के प्रति, है ना। तो जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि मेनली 4 तरीके से पावर शेयरिंग करी जाती है, और सबसे पहले यहां पर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम लोग देखते हैं कि जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर बटी हुई है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि अलग अलग ऑर्गन्स सरकार के सेम लेवल पर अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी कि क्या? यानी कि ये भैया कि हमने क्या करा, किसी एक आदमी को पावर देने के बजाय, एक इंस्टीट्यूशन को पावर देने के बजाय, अलग अलग ऑर्गन्स को पावर दे दी सेम लेवल पर, अलग अलग काम इनको सौंप दिए। सो इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, power is shared between the different organs of the government at same level. एक ही लेवल पर पावर को अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर शेयर कर दिया गया, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल है, और इन ऑर्गन्स के अपने अपने पावर हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो एक बैलेंस ऑफ पावर हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? एक बैलेंस क्रिएट कर दिया, किसी एक को ज्यादा पावरफुल नहीं करा, बैलेंस बना दिया कि भैया तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। शादी में होता है ना कि भैया हलवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, शाही पनीर बढ़िया बन रहा है नहीं बन रहा आप देखोगे, रिश्तेदारों को लाने की, उनको ठहराने की जिम्मेदारी हमने किसी को दे दी कि भाई साहब आप देख लेना। तो ऐसे ही यहां पर हमने क्या करा, पावर को बांट दिया फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस। और मजे की बात क्या है कि अगर तीनों में से कोई भी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करे ना कि मैं देखता हूं, मैं करूंगा, तो दूसरा कहता है कि भैया रुक जा, नीचे आ जा। कैसे क्या वो देखेंगे।
तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी बैठी है कंट्रोल करने के लिए, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी बैठी है कंट्रोल करने के लिए, और अगर जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बैठा है कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में देखने को मिलता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर को ध्यान से समझें तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए कि जब बात आती है सरकार की, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो यहां पर हमारे लीडर्स हैं जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, नेताजी हमारे, जिन्हें हमने चुन करके भेजा है, जो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में बैठे हैं, कानून बनाएंगे हमारे लिए। फिर जो कानून ये लोग बनाएंगे उन कानूनों को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस वाले, आईएएस ऑफिसर्स। और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो वी हैव जज साहब, द जुडिशरी। सो इस तरीके से हमारा देश काम करता है, इस तरीके से हमारा देश चलता है ना। तो ये था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पर अलग अलग ऑर्गन्स को सेम लेवल पर हमने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमने यहां पर क्रिएट करा। पहला तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब दूसरा आता है हमारा यहां पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो वर्टिकल मींस टॉप टू बॉटम। यहां पर क्या हो रहा है कि हमने अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग सरकार बना दी। सो वी हैव शेयर्ड पावर अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। वहां पर क्या था हॉरिजॉन्टल में, डिफरेंट ऑर्गन्स एट सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर क्या है, डिफरेंट लेवल्स एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने सेंट्रल लेवल पर देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, पूरे कंट्री के लिए एक सरकार रहेगी। मोदी सरकार आज की डेट में इंडिया में है, आप देख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेवल पर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट बनाई। सो एवरी स्टेट हैज डिफरेंट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स हैं हर स्टेट के अंदर। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, हर विलेज, हर टाउन के लिए, हर शहर, हर गांव के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई, जिसके अंदर आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर, यानी कि सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जब बात आती है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की, तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट में आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है विलेज लेवल पर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस देखने को मिलते हैं, नगर निगम जिन्हें बोला जाता है बड़े शहरों में, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका स्मॉल सिटीज और टाउन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज समथिंग लाइक टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो पूरे देश के लिए, सेंट्रल लेवल, एंटायर कंट्री के लिए वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट हियर। सो यूनियन गवर्नमेंट इज हियर फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए है भैया। देन वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, तो हर स्टेट के लिए, फॉर एवरी स्टेट वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट हियर। एंड देन लास्ट में वी हैव द लोकल गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज, विलेजेस, पंचायत एंड अर्बन एरिया, सिटीज, टाउन्स, वी हैव म्युनिसिपैलिटीज। तो एक टॉप टू बॉटम आपको ये अप्रोच देखने को मिलता है बच्चा, टॉप टू बॉटम। सो वी कैन सिंपली से दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। कैसा है, टॉप टू बॉटम है भैया, पावर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी देखने को मिलता है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ पावर भी देखने को मिलता है। तो ये हो गए दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी है, जिसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम पावर शेयर कर रहे हैं अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए क्या है, हर एक देश का नागरिक
इस देश का अपना है। जब हम देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, सो ये देश हमारा बड़ा परिवार है। क्या है? वी आर अ वन बिग फैमिली एंड वी ऑल आर वन। सो इस देश के अंदर हर किसी को साथ लेकर के चलना हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर किसी की नीड्स, हर किसी की नेसेसिटीज का ध्यान रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की, तो अगर आप भारत का एग्जांपल लें तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर जो है इंडिया के अंदर अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर। वी आर गिविंग रिजर्वेशन, वी आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी सोशल ग्रुप इन इंडिया। जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में क्या है? शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है। तो पहले क्या था? पहले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं करी जाती थी, उनको अलग रखा जाता था। बट जब हमारा संविधान बना, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। हम लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी और उस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इंश्योर करने के लिए हमने क्या करा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर। अब तो आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ है, विमेंस का रिजर्वेशन भी हो गया है पार्लियामेंट में। अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वेरी सून यू विल सी दैट reservation for the women's will also be applicable in India in parliament. So Bacha Party, the third form of power sharing is distribution of power among different social groups. तो हमने भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पार्लियामेंट के अंदर सीट्स रिजर्व्ड कर दी फॉर देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन या फॉर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। चौथा टाइप की अगर हम बात करें, फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम यहां पर बात करें, सो दैट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। देखिए क्या है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत जरूरी है। और पॉलिटिकल कंपटीशन कैसे होता है? इलेक्शंस के थ्रू। तो अभी आपने देखा हाल ही में भारत के अंदर इलेक्शंस हुए और ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, ये मेक श्योर करता है कि पावर हमेशा किसी के एक के हाथ में ना रहे। सो पॉलिटिकल कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन सिंगल हैंड, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर तो दिक्कत की बात है। सो इंडिया के अंदर भी हम क्या देखते हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज शेयर पावर। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स साथ आते हैं बेटर आउटकम्स के लिए। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा, आज के डेट में भारत के अंदर आपको एनडीए की सरकार देखने को मिलती है। किसकी सरकार देखने को मिलती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसके लीडर हैं मोदी जी। इस एनडीए के अंदर कौन कौन है? इस एनडीए के अंदर आपको बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलते हैं और उनके अलायंस पार्टनर्स देखने को मिलते हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा। जैसे कि जेडीयू हो गई नीतीश कुमार जी की, चंद्रबाबू नायडू जी की पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के सरकार बनाई। तो यहां पर दो टर्म आ जाते हैं। एक टर्म आता है हमारा कोएलिशन का, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा साफ से लिखते हैं अच्छे से। सो पहला टर्म आता है हमारा यहां पर कोएलिशन का। कोएलिशन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती हैं, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और दूसरा शब्द आता है यहां पर अलायंस का। अलायंस का मतलब क्या है? जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, उसको अलायंस बोलते हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जहां पर बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, और
यहां पर जो सरकार बनी उस सरकार को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ आकर के गठबंधन की सरकार बना रही हैं। सो व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तो चार तरीके की है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देन पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और लास्ट में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे किसान यूनियन हो गए, वर्कर्स का यूनियन होगा। ये क्या है? अलग अलग किसान संगठन, अलग अलग फार्मर्स इकट्ठे आए अपनी बात सामने रखने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। ऐसे ही वर्कर्स के ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, विमेन ग्रुप्स होते हैं। सो दे कम्स अंडर द प्रेशर ग्रुप कैटेगरी, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि भैया हमें भूल मत जाना। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। तो इस चैप्टर की अगर हम यहां पर बात करें बचा पार्टी, तो ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। इस चैप्टर में डिटेल के साथ हमने सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका देखा, समझा कि कैसे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी और भैया कलेश हो गया, सिविल वॉर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा, समझा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो वहां पर हम लोगों ने मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग को देखा, समझा, और लास्ट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करी, जिसमें हम लोगों ने पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स, यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को समझा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को देखा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात करी, जिसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का डिस्कशन करा, और लास्ट में हम लोगों ने पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप को देखा। तो यहीं रखते हैं, यहीं एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप ये वन शॉट वीडियो, ये गोट सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में #GOAT लिखना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल एवरीवन। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन इट, क्योंकि वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि नोट्स हो गए, अपडेट्स हो गई, और बहुत सारी चीजें वहां पर आपके साथ टाइमली शेयर करी जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोगों ने पावर शेयरिंग सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय एवरीवन।